भाई पेन देख के उधर पड़ा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। K5 ठीक है, K5 नहीं मुक रहा। K5 टेस्ट 11 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह। क्लास शुरू हो चुकी है। मतलब आपने ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है। स्टूडेंट इन इक्विटी, शेयर कैपिटल दिया हुआ तीनों का, डिविडेंड्स वर्किंग 6 में रिकॉर्ड ही हुए हैं पूरे। याद रखिएगा वर्किंग 6 वाले फुल होते हैं। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट थी, CRE भी कटनी है बाहर, NCI भी बाहर कटना है, वर्किंग 7 भी बाहर कटनी है, गुडविल भी कटनी है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ भी कटनी है और PCP भी निकालनी है जो इक्विटी में शो होनी है। ओके। साल के पहले दिन पेरेंट ने 60% शेयर्स एक्वायर किए हैं इन PL। ये हद थी या हाइब्रिड में भी बैठे हुए थे लोग, अभी गायब हो गए। इन PL आंखें बंद करके खोलें शायद आ जाएं। इन PL फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट एंड विल इशू इट्स, दो चीज़ें, एंड विल इशू इट्स 30 million शेयर्स आफ्टर 2 years। टोटल कैश पेड इज़ 870। कैश टोटल पे हुआ है 870। तो क्वेश्चन के मुताबिक 870 पे हुआ है, आउट ऑफ विच 20 million रिलेट्स टू ये। बैलेंस शीट के एंगल से इसकी एंट्री है CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। CRE में ले जाएंगे क्योंकि CRE मांगी हुई है, इन्वेस्टमेंट में मैंने क्रेडिट कर दिया है। ये बात आपको पता है कि PRE और CRE यहाँ से शुरू हो जानी है क्लोजिंग से। ये क्लोजिंग का डाटा अवेलेबल है। और P&L के एंगल से इसको आप एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। P&L के एंगल से इसको एडमिन एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना है 20। नेक्स्ट, नो अकाउंटिंग हैज़ यट बीन डन फॉर शेयर इशुएंस। शेयर इशुएंस की अकाउंटिंग नहीं हुई। तो एक्विजिशन डेट पर पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू, TL पेरेंट है 16.5 है। यकम जनवरी 20 एक्विजिशन डेट पर उसकी फेयर वैल्यू ये है, और यकम जनवरी 20 की फेयर वैल्यू, यकम जनवरी 20 की फेयर वैल्यू तो वैसे ही बोंगी है, ये तो साल के मिड की फेयर वैल्यू दे दी है, इसका पता नहीं क्या करना है। ईयर एंड की देता तो क्या हुआ नहीं बताओ, कोई बंदे हैं ऐसे तो उनके साथ करें कुछ। बस ये तो NCA की फेयर वैल्यू निकालने के लिए ना, इसके तो छोड़ें अभी। तो आपने एंट्री करनी थी इन्वेस्टमेंट डेबिट 30 million इंटू 16.5 और परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट और जो बैलेंस शीट के टूटे हुए हिस्से हमसे मांगे हैं उसमें इक्विटी में जाके परचेज कंसिडरेशन पेएबल, ये डबल एंट्री होगी। PL रिसीव्ड 50 million। ओह PL तो सब्सिडरी है। सब्सिडरी ने लोन लिया है 50 million का एट 8% एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, साल के पहले दिन। इंटरेस्ट पे हुआ करना है अगले साल के पहले दिन। तो 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे होना, साल का पे होना है। तो P&L के फेस से इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करना है। ये फिगर वर्किंग 5 को हिट नहीं करती। और बैलेंस शीट के फेस से भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को फुल अमाउंट से माइनस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे साल 1 रुपया भी पे नहीं हुआ, सारा ही रिसीवेबल पेएबल है।
तो 50 ज़रब 8% बन गया 4। तो 4 को आप लोगों ने इधर भी कैंसिल किया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में, और 4 को आप लोगों ने P&L के फेस पे भी कैंसिल किया। और अगर 6 महीने बाद हो रहा होता, यानी 6 महीने का 7वें के पहले दिन और 7वें से 12वें महीने का 13वें के पहले दिन, तो फिर 6 महीने का बैलेंस शीट में कैंसिल करते और पूरे साल का P&L में, क्योंकि P&L में फॉर द ईयर कैंसिल होता है, बैलेंस शीट में एज ऑन कैंसिल होता है। At acquisition date, there was no difference in carrying value and fair value of PL's net assets. PL subsidiary है, except fair value of inventory exceeded the carrying value by 25. तो इन्वेंट्री डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। इसको आपने करंट एसेट में ऐड कर देना था 25 को, और दूसरे वाले 25 को ले जाना था वर्किंग 1 में। करंट एसेट्स में ऐड कर देना था आप लोगों ने 25 को, और फिर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस ले जाना था वर्किंग 1 में। इट फुल स्टॉप से आगे वाली एडजस्टमेंट, एस ने भी उसको बेच के गेन रिकॉर्ड कर लिया 25 का। जो काम हम एक्विजिशन डेट पे कर चुके हैं, अगर एस बाद में कर ले तो एस को कहें के उल्टाए, एस को कहें के उल्टाए, इसकी एंट्री होगी एसआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एसआरई डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एस का जीपी कम करना है, क्योंकि उसने भी सेल रिकॉर्ड कर ली हुई है। एस का जीपी कम करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देना था 25, और वर्किंग 5 में जाके खर्चे बढ़ने से एस का प्रॉफिट कम हो जाना था। हाँ जी, अब तो सब्सिडरी ने बेच दिया ना, तो असल में सब्सिडरी ने अपने प्रॉफिट में इधर डाला हुआ है। तो हमें अब इस पे ये एतराज़ है कि जिस प्रॉफिट को हम वर्किंग 1 में ले गए हैं, तुम दोबारा रिकॉर्ड कर रही हो, तो वो वाला 25 हम इधर कैंसिल कर रहे हैं। और लॉजिक पे रहें कि जब P&L का सवाल सॉल्व होता है, ऑब्वियसली ये एंट्री शायद मैंने P&L के एंगल से आपको कराई नहीं थी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था आपके लिए, P&L के एंगल से ये एंट्री कराई नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा लॉजिक पे रहें। बार बार मैंने बोला था कि जीपी कम करना है, जीपी कम करना है। जीपी कम करने का तरीका P&L में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें कि, और एसआरई टाइप चीज़ें वर्किंग 5 में भी जाती हैं। तो ये किसी दिन मैंने ना इन एडजस्टमेंट्स की एक दफ़ा दोबारा रिवीजन करानी है। ये जो काम हम कर चुके हों फुल स्टॉप के बाद वो भी कर ले, इसकी रिवीजन करानी है किसी दिन आपको। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो P&L के एंगल से ये करना था, 25 कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना था और 25 को वर्किंग 5 में भी ले जाना था। बैलेंस शीट के एंगल से ये करना था। P&L में याद रखिएगा ये एंट्री कभी नहीं जाती, ये तो वर्किंग 1 टाइप होती है। P&L में बस दूसरी एंट्री ही जानी है। PL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज्ड अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 10 मिलियन। ये सवाल करा दिया हुआ था टेस्ट से पहले। टेस्ट किस दिन था, मंडे को था। ओहो, तो जिन्होंने फिर क्लास से पहले टेस्ट दिया होगा उनको तो ये नहीं करवाया हुआ था। चलें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनका ये टेस्ट हो गया होगा कि अगर मुश्किल एडजस्टमेंट जो समझ नहीं आ रही है उसकी वजह से अगली उन्होंने ख़राब की हैं या सही की हैं, उनका ये टेस्ट था। और आपके लिए ये रिवीजन थी क्योंकि ताज़ा आप करके गए थे। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 1 में ये कराया था। PL फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 10 मिलियन। आप तो अब बहुत बड़े हो गए हैं, IAS 37 के बाद आप ये पढ़े हैं। तो PN ने अपनी किताबों में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई है, क्योंकि लॉयर का ख्याल है कि आप केस नहीं हारेंगे, बहुत कम चांस है। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू क्या है, 4 मिलियन।
तो इसको बैलेंस शीट के एंगल से देखते हैं माय डियर। बैलेंस शीट के एंगल से मैंने आपको बताया था, इसकी एंट्री करेंगे एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 4 से। ये जीरो होती है, कैरिंग अमाउंट तो जीरो है ना। आज ही हमने सीखा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज होती हैं, जर्नल एंट्री नहीं होती इनकी। सब्सिक्वेंटली एट ईयर एंड हमारे लॉयर का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि हम केस हार जाएंगे। ये बात तो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी हुई थी टेस्ट से पहले, लेकिन अगली लाइन तो समझ आ गई ना। इसलिए सब्सिडरी ने भी अपनी किताबों में एक रिकॉर्ड कर लिया। तो जो काम हम एक्विजिशन डेट पे कर चुके हैं वो या उसका कुछ हिस्सा अगर सब्सिडरी दोबारा कर ले तो सब्सिडरी को मजबूर करें उल्टाने का, हम कुछ ना करें, सब्सिडरी को मजबूर करें उल्टाएं। खर्चा तुमने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया है। प्रोविजन की एंट्री क्या की होगी? आज ही पढ़ी थी हमने। प्रोविजन की एंट्री कल भी पढ़ी थी हमने, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो इस एंट्री को उल्टा दें। प्रोविजन मींस लायबिलिटी, लायबिलिटीज में ही होगी ना, लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का फेस, ये उसके फेस पे जाएगा अब, क्योंकि ये पोस्ट है, बाद में है, ये फुल स्टॉप के बाद है ना, सब्सीक्वेंटली, वर्किंग वन टाइप नहीं है। लेकिन अनलकीली हम तो अभी बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, तो इसको कहाँ लेके जाने? एसआरई में। तो इसकी अब एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट, करंट लायबिलिटीज में। और दूसरी एंट्री एसआरई डेबिट, एसआरई क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। बहरहाल माय डियर ये उधार रहा, ये इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा ये एडजस्टमेंट्स दोनों किसी दिन रिवाइज मेन क्लास में इंशाल्लाह, या किसी पार्ट बी में रिवाइज करेंगे इनको P&L के एंगल से भी। P&L के एंगल से आप सोच लें, खर्चों में ये माइनस हो जाएगा और एस प्रॉफिट में खर्चा कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं बोल दिया एस प्रॉफिट में खर्चा कम होने की, हर एसआरई टाइप एडजस्टमेंट कहाँ जानी है? तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बैलेंस शीट के सवालों में और P&L के सवालों में आपको नहीं बताई हुई। वो कौन सी चीज़ें हैं माय डियर? वो देखें, वो ये वाली चीज़ है, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग किस्म की हैं। फुल स्टॉप के आगे वाली को मैं पकड़ा हूँ बस, फुल स्टॉप से पहले वाली तो सही हो जानी थी सबकी, फुल स्टॉप के आगे वाली टेस्ट में गलत होनी चाहिए थी। On 1 January, we acquired 15 million shares in LL by share exchange of 1 share of TL for every 2 shares of LL. This transaction has not been recorded. ये कौन सा कमाल है? During the year, subsidiary sold goods costing 350 to L for 500. अब अगर आप 150 को डिवाइड करें 500 पे तो मार्जिन की मिसिंग परसेंटेज निकल सकती है, और अगर आप 150 को डिवाइड करें 350 पे तो मार्कअप की परसेंटेज निकल सकती है। जो मर्जी निकाल लीजिएगा, मैं जाके देखता हूं मैंने कौन सी निकाली हुई है। 150 को डिवाइड किया हुआ है 500 पे, तो मैंने मार्जिन निकाला है। अब ओहो यार, ये उससे अभी मुझे याद का सोल्यूशन शेयर तो नहीं होना अभी आपसे ये, बस ठीक है, ये सोल्यूशन शेयर, ये फिगर थोड़ी सी इधर चली गई होंगी। तो सोल्ड की फिगर बोलें कितनी है? एक्सेलेंट 500, अनसोल्ड 160, अनसोल्ड कितना? और 160 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 30, तो प्रॉफिट आ जाना। तो जो भी फिगर आ गई, ये तो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट, इसलिए इसको छोड़ें। पेमेंट फॉर फुल इनवॉइस, इनवॉइस तो 500 की बनी है ना, आपस की सेल तो 500 की हुई है। पेमेंट फॉर फुल इनवॉइस इज आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से माइनस कर दें 500 और 500। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हो गई थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, तो बरात होगी एडजस्टमेंट्स की। हमारा टेस्ट देखिएगा आपको बहुत कम मिलेंगी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 ही होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। आप टेंशन क्यों लेती हैं? आप हमारे टेस्ट में कोई टेंशन नहीं लिया करें, हमारे टेस्ट में थोड़ी होंगी।
शायद करंट ऐसे करंट लाइबिलिटीज़ खोलना ही भूल गए हम तो, और हम तो शायद जज्बात में इसको भी साथ उठा के रगड़ गए थे। आपको अब हम क्या बताएं, हम तो इसके भी करंट एसेट लाइबिलिटीज़ काटना भूल गए थे, वो सारे तीनों जमा करके हमने तो शुरू किया है। बोंगे हैं लेकिन इतने बोंगे नहीं हैं, इतनी ज़्यादा कर दिए। TL sells a component to LL at a cost markup of 20%, इन्वेंट्री में इतना पड़े, ये एडजस्टमेंट तो आप कर लेंगे। TL और LL P और A हैं, इसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है अभी तक 0.7, तो इसको इग्नोर करना था क्योंकि P एंड LL का है। पुत्र कैंसिल कर रहे हैं, पुत्र कैंसिल कर रहे हैं, एनओ भी कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा मुझे ज़रा ना आप लोग साइड पे देखें, मैं ज़रा इस भाई के साथ इसकी क्लास ले लूँ। हैंड रिटन पेजेस कितने हैं? इधर उठाए थे उस दिन, ताज़ा ताज़ा उठाए हैं, पता नहीं हो सकता किसी और नाम से हो। बहरहाल यार आपस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ कैंसिल नहीं करने, अब ये क्या बताएं इसमें आपको हम। अच्छा किधर है, वापस आ जाएं। IS 28 का टेस्ट नहीं, अब मुझे क्लास के बाद भी ना मिलना, मैं पहले तुम्हें कहा था क्लास के बाद मिलो, बहुत में यूज़ किया तुमने। बस चुप, बस नहीं। TL started providing a management services to PL, पेरेंट ने सब्सिडरी को मैनेजमेंट सर्विसेज देनी शुरू की हैं 1 फरवरी 20 से। बीवी जीव जी हरकतें करी थी, शोहर ने कहा मेरे से मशवरा ले लिया कर। 1 फरवरी से मशवरे देने शुरू किए हैं शोहर ने। साल की फ़ीस 24 मिलियन है, हर साल एरियर में पे हुआ करती हैं, तो फिर अगर हर साल एरियर में पे हुआ करनी है तो इसका मतलब है, अच्छा आगे अगर कुछ भी ना लिखा होना तो फिर देखें क्या करना था। फिर होना ये था कि 24 × 5/12 करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से भी माइनस होना था, और P&L के मुंह पर एग्जैक्ट यही फिगर 24 × 5/12 इंटरेस्ट इनकम और मैनेजमेंट फीस इनकम, अदर इनकम और एडमिन एक्सपेंस से भी माइनस होना था। लेकिन ये वर्किंग 5 को हिट नहीं करता होता, ये आपको बताया हुआ है। दो चीजें वर्किंग 5 को हिट नहीं करती, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस आपस का जो कैंसिल होता है, और मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस आपस की जो कैंसिल होती है, ये वर्किंग 5 को हिट नहीं करती। अगर इतना सा लिखा होता तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में 5/12 पड़ा होता, और P&L में भी 5/12 पड़ा होता। नो एंट्री हैज बीन पास्ड बाय PL। अच्छा माय डियर, ये जो मैंने अभी कहा ये करना ही करना है, ये मैं आपको पहले करके दिखा देता हूं, ये मैं आपको पहले करके दिखा देता हूं, ये तो करना ही करना है। -24 × 5/12। रशीद मेरे का लेटर पढ़ाई, मैंने रशीद को बुलाया था, आप लोगों ने क्यों कैलकुलेशन करना शुरू कर दी, जब टाइम होता है तब करवाते नहीं। एडमिन एक्सपेंस और अदर इनकम -10 माइनस, ये तो करना ही करना है। अब उन्होंने जो बोंगियां मारी वो जरा देख लें क्या है। नो एक्रूअल हैज बीन बुक्ड बाय PL। PL इसको रिकॉर्ड करना भूल गया है। PL की किताबों में क्या एंट्री होनी चाहिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? एक्सपेंस डेबिट और बोले 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 PL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे भालू एंट्री सही करवाए ना, एंट्री करना भूल गया है। PL बीवी है, सब्सिडरी है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 10 रुपए, और बैलेंस शीट के सवाल में यह एंट्री होनी थी CRE डेबिट पेएबल क्रेडिट, डबल एंट्री होनी थी। CRE भी मांगा हुआ उसने। ओ गुड बब
बबलू गुड। एसआरई पीएल नहीं, कंफ्यूज मारी हुई है पीएल। तो एसआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये किसमें एंट्री होनी थी? बैलेंस शीट में। करें एसआरई मैं नहीं खोल रहा, खोलने तो खोल दें, बैलेंस शीट का सवाल इधर चल रहा है। एसआरई डेबिट कितने से? 10 से। और पेएबल पी जमा एस के अपने भी तो दिए होंगे ना, पी जमा एस तो सवाल से उठाते हैं ना जी, प्लस 10। एंट्री बोले 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 एसआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। डन। इट इज कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो मैंने ओवर एफिशिएंट बन के पहले कर दिया आपको ताकि आपकी बेस स्ट्रांग रहे। इट इज कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इट मस्ट बी पास्ड। इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बट फ्रॉम पी एंड एल एंगल। खर्चे बढ़ाएं, पी एंड एल के एंगल से खर्चे बढ़ाएं। हाँ हाँ, हमें याद है सर, आपने एक दफा बताया था एसआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में भी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा याद है हमें। एरर सही हो रही है, वो तो इसको एस प्रॉफिट में नहीं लेके जाना, वो मैं अपनी बात पे कायम हूं, पर पुत्र एरर तो सही करनी है ना। तो ऑब्वियसली एरर सही होंगी तो वर्किंग 5 की जान निकलेगी। तो ये मैंने एरर सही की है। अब एक बोंगा और भी है, टीएल ने इसको सेल में डाल लिया हुआ है, तो उसका तो कोई मसला नहीं, सेट दैट ही सेल में डाल लिया हुआ है। कट चल पाए थे। So that was a barat of 10 for you people. Well sir, I think मैं तो 5/12 भी नहीं किया था, बाकी बातें तो बाद की बात है। Let's have H2 break. कभी क्लास में कराए हों ऐसे सवाल तो हमें पता होना ठाकुर। अच्छा भाई, ये एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेगी या पी प्रॉफिट, उसमें कोई चक्कर नहीं है, ये पी की किताबों में एरर है। और दूसरा ये एरर ऐसी है जो बैलेंस शीट को भी हिट नहीं करेगी माय डियर, क्योंकि अदर इनकम की बजाय सेल में चीज़ चली गई है, तो सीआरई में तो सही पड़ी हुई है ना। हाँ, अदर इनकम की बजाय सेल में चलेगी ना, अदर इनकम और सेल दोनों ही पॉजिटिव टाइप चीज़ें हैं, तो पी एंड एल के फेस पे गलती सही करनी थी, क्लासिफिकेशन एरर है। डन। हाँ, पेपर चेक करने वाले को अगर ऐसा करें कि आप अदर इनकम में डालें ही ना और निकालें ही ना, इसको शायद पेपर चेक करने वाले को पूरे नंबर दे देने चाहिए, क्योंकि आपने बारों बारी बस सेल में से निकाल दिए और आपने कहा दोबारा से अदर इनकम में डाल के फिर माइनस करना आपस की कैंसिलेशन, लेकिन वो फिर लॉजिक आपकी फिर फेल हो जाती है ना। लॉजिक पे रहें। लॉजिक क्या है कि बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होते हैं और पी एंड एल में इनकम और एक्सपेंस कैंसिल होते हैं। अगली बात, एक से ज्यादा हमारा खर्चा बुक करना भूल गया, खर्चा डेबिट अल्हम्दुलिल्लाह, पेएबल क्रेडिट। खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट, बड़ी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। दूसरा शहजादा जो था उसने इनकम तो रिकॉर्ड कर ली लेकिन सेल में काट पाए थे। इट इज हाउ ऊंची ऊंची बोलना था आपने। ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, LL earns 40% of its profit in the first quarter of the financial year. दूजी बीवी किदों हुई शादी? डेट ऑफ शादी guys 6 months back. Okay, 6 months back। कहती पहले क्वार्टर च
जिदों तू नहीं सी सरताज, व्हेन यू वर नॉट देयर, आई अर्न 40%, आई अर्न 40%। तो प्रॉफिट कितने कितों लवे है? एटी। चलो साइड ते हट जरा बीवी। 80 दा 40% तू कढ़िया पहले 3 महीने च ते 60% आखिरी 9 महीने च। इज इट सो? जी बोलें। लीव इट, आई डोंट नीड इट। फिक्रा शेर बन गया। लीव इट, आई डोंट नीड इट। 48 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 6 कर देना मेरे तो ख्याल से। ठीक है, इसको फिर सेट करें। 48 9 महीने का है, मुझे 6 महीने का चाहिए। 32 कितना मेरा इसमें? 30%। 30%। ओके गा 9.6। रशीद ज्यादा हो गया है वैसे। ए वंडना मैनू नहीं आना सी। आर यू मैड कि ये वंडना तुम्हें नहीं आना था? सही वंडा है, हाथ खड़ा करें। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू। दिस वंड वाज वेरी इजी वंड। If you are having problem in this one, then you are one. Okay. भाई आज के लेक्चर के नोट्स क्या भेजें? आज घर नहीं गया हम अभी तक। हाँ। अच्छा जी, अच्छा अगर आपने अब क्लोजिंग माइनस प्री करना था, वैसे तो अब नई मेथोडोलॉजी में ये पोस्ट पैट है वर्किंग 7 के लिए, लेकिन क्लोजिंग माइनस प्री करना था तो प्री भी निकाला जा सकता है। प्री फिर निकलेगा ये 80 का। पाकिस्तान किधर हो? पॉज करो। नहीं इस अच्छा जी, पॉइंट 8 करते हैं। टीएल डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 ऑन 30 सितंबर 19। तो पेरेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर इसने डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब पेड होता है, तो इसलिए ये पेड है, तो पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, इसलिए पीएल ने ये रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। जिसने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया हो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ वर्किंग 6 में शो करेंगे जरूर, लेकिन वर्किंग 6 उसने खुद ही की हुई है, उसमें शो किया हुआ है। सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है साल खत्म होने से 2 दिन पहले, जो कि दोनों, हाँ मैंने बताया था डिक्लेयर का मतलब पेड है, लेकिन वो खुद कह दे कि पे नहीं किया तो फिर नहीं पे किया, फिर रिसीवेबल पेएबल है। पीएल ने डिक्लेयर किया है जो कि पे नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन 12 का ही कोई सिनेरियो होगा, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 12 का ये ऐसे वाला सिनेरियो था कि 3 में से पहली और दूसरी एंट्री हो चुकी है रिसीवेबल पेएबल वाली, बस तीसरी एंट्री जो कैंसलेशन की है वो करनी है। वो होनी थी आपकी एंट्री 200 के 60% से, वो 200 के 60% से होनी थी। तो 200, अच्छा जी मैं ये कह रहा था कि 200 का 60% दोनों जगह से कैंसिल कर दें, करंट एसेट से भी और करंट लायबिलिटीज से भी। ये क्वेश्चन 12 का ही कोई सिनेरियो था, जाके देख लें। आप पी एंड एल के एंगल से जरा मेरे से डिस्कशन कीजिएगा, साइड पे होके जरा। पी एंड एल के एंगल से, पी एंड एल के एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ, इसलिए वर्किंग 6 में शो करें, वर्किंग 6 में शो करें। वो एग्जामिनर नहीं किया हुआ, वर्किंग 6 में शो करें। और क्योंकि सब्सिडरी ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ इसलिए वर्किंग 6 में शो करें, पेरेंट ने भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ इसलिए उसकी अदर इनकम में पड़ा हुआ है वो कैंसल करें। क्योंकि हम सब्सिडरी में अदर इनकम में नहीं डालना, हमने तो उसकी सेल वगैरह कंसोलिडेट कर लिया, तो अदर इनकम में डिविडेंड भी डाल दिया तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अदर इनकम में से माइनस कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस सवाल वाज फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स, फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स माशाल्लाह। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, पी&एल का फेस। अब जाके जरा सोल्यूशन देखिएगा, भरे हुए हैं बारात सोल्यूशन में। पी&एल में माशाल्लाह ओह माइनस माइनस प्लस प्लस, करंट एसेट्स लायबिलिटीज 4 लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।